और आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला जी को तो महंगाई दिखती ही नहीं, या बाद में जब उनका उत्तर आएगा वो यही बोलेगी कहाँ है महंगाई, महंगाई है ही नहीं। करारा जवाब भाजपा को मिलने वाला है। जैसे कि मैंने ये कहा कि मोदी जी के दो अस्त्र, भय और भ्रम, और ये इकोनॉमिक सर्वे एक भ्रम का ये उदाहरण कि सब चंगा सी कुछ नहीं। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, देश का वित्तीय बजट देश के गरीब और मध्यम वर्ग के अनुसार नहीं, ये अडानी अंबानी और जो 8-9 और बड़े उद्योग हैं उनको कहाँ अपना पैसा निवेश करना है उनके अनुसार ये नीति बनाते हैं। आज इकोनॉमिक सर्वे सरकार के द्वारा प्रकाशित हुआ और ये इकोनॉमिक सर्वे जो ज़मीनी हालात है उस ज़मीनी हालात से बिल्कुल परे है। और इस संवाद मेल के द्वारा हम ज़मीनी हालात और ज़मीनी जो सच्चाई है वो देश के सामने ले जाना चाहते हैं आपके द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे के अगर आप सरकारी के जो आवाज़ है, सरकारी पक्ष है, तो पक्ष तो उनका रूप तो ऐसा है, उनका व्यवहार ऐसा है तो सब चंगा सी, पर वास्तविक में आज लोगों की हालात ठीक नहीं है। महंगाई को लेकर ये सरकार पूरी तरीके से विफल, आज भी महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पाई। लगभग 10% प्रति वर्ष, और अगर आप सीरियल्स का देखें 11%, सब्जियों का 15%, स्पाइसेस के 19%, दूध का 7%। जो अमीर है वो तो खरीद लेगा ये सब, अमीर को महंगाई से मतलब नहीं, लेकिन जो गरीब है, जो मध्यम वर्ग का है, वो जब देखता है कि मोदी जी का मतलब महंगाई, मोदी मतलब महंगाई, तो वो सवाल उठाता है कि कब तक रुकना पड़ेगा गरीब और मध्यम वर्ग को, कब उनको रिहाई मिलेगी महंगाई से, इस कमर तोड़ महंगाई से, जिसका उत्तर अगर आज आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़े तो उसमें भी नहीं मिलेगा। और आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला जी को तो महंगाई दिखती ही नहीं। कल भी जब उनका भाषण आएगा या बाद में जब उनका उत्तर आएगा वो यही बोलेगी कहाँ है महंगाई, महंगाई है ही नहीं। यूपीए का जिक्र करेंगे, आज से 15 वर्ष पहले की बात करेंगे। तो आज बहुत अफसोस की बात है कि कोविड के बाद जो देश में जो असमानता बढ़ी है उसको लेकर जो गरीब मध्यम वर्ग आज इस महंगाई की लड़ाई में सरकार से सुविधा मांगता है, ताकत मांगता है, रिहाई मांगता है, उसको रिहाई के बजाय सिर्फ स्लोगन्स मिलते हैं, अच्छे सुनने वाले शब्द सुनाई देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से। आज अगर आप देखें, हर अर्थशास्त्र का हर ज्ञानी यही बोलता है कि कोविड के बाद असमानता बढ़ी है। अगर आप उद्योग के क्षेत्र में भी देखें तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, लगभग 1 से 1.5 साल पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने लिखा था, एक पेपर निकाला था। उस पेपर में क्या लिखा है? उस पेपर में यही लिखा है कि जो उद्योग के क्षेत्र में भी लगभग 8-10 बड़े कंपनियां हैं जिन्होंने भारत के पूरे उद्योग क्षेत्र को हड़प लिया है। कार्टल्स बन गए हैं, मोनोपोलीज बन गए हैं, और इन कार्टल्स और मोनोपोलीज के कारण आज आम आदमी को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आज एयरलाइन में देखिए,
एयरलाइन के फेयर्स, प्रधानमंत्री कहते थे कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज पर जाएगा, लेकिन जब यहां से केरल तक, यहां से उत्तर पूर्वांचल तक टिकट 16,000 की हो, टिकट 20,000 की हो, तो कौन जाएगा? वो चप्पल पहनने वाले व्यक्ति के लिए आज तो ट्रेन में जाना भी मुश्किल हो गया है। आज ट्रेन में महंगी एसी कोच वाले टिकट्स मिल रहे हैं, लेकिन जनरल और स्लीपर क्लास के लिए आज के लिए जितना सुविधा होनी चाहिए थी नहीं है। ट्रेन में जाने वाले यात्री में ज्यादातर जनरल और स्लीपर क्लास में जाते हैं। आज उनके लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही। जितने पर्याप्त स्लीपर कोच होने चाहिए थे नहीं है। सरकार का पूरा ध्यान एसी कोच पर है। एसी कोच बनाए, उसमें कोई हमें दुविधा नहीं है, लेकिन जनरल और स्लीपर क्लास के लिए हमारे पैसेंजर्स के लिए क्या सुविधाएं किए हैं सरकारी? ये मैं कहना चाहूंगा कि इंडियन रेलवेज in a response to an RTI application showed that between 2009 and 2022, out of the total reserved seats, the share of sleeper berths decreased by around 23%. In the migrant corridor routes of Howrah Bengaluru, Howrah Chennai, Howrah Hyderabad, the share of sleeper berths declined from 73-79% to 51-56%. एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, जाने माने अखबार में, वहां पे भी लिखा है, considering the reserved passenger category between the decade of 2009-2010 to 2019-20, the share of passengers carried in AC coaches increased by 9.8%, whereas the share of passengers carried in sleeper and second sitting reserved compartments declined by 2.8% and 6.6% respectively. तो एसी में जाने वाले व्यक्तियों के लिए सुविधा बना रही है ये सरकार, लेकिन जनरल और स्लीपर और सेकंड सिटिंग रिजर्व कंपार्टमेंट्स में आज लोगों को सीट मिलना भी मुश्किल है। भीड़ देखिए, तो ना आम आदमी को, आम व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को ना खाने में कोई सुविधा मिल रही है इस सरकार से, ना रेल में जाने के लिए कोई सुविधा मिल रही है। प्लेन की तो बात मैंने कर ही दी। उद्योग जो है, छोटा मध्यम वर्ग का उद्योग, आज उसको भी जो सहायता मिलनी चाहिए नहीं मिल रही। और जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भारतीय लोगों को रोजगार मिलता है, आज उन क्षेत्रों की अवस्था क्या है? आज का ही आप अखबार पढ़ लीजिए, टेक्सटाइल्स में कितने लोगों को आज रोजगार मिलता है, लेकिन टेक्सटाइल्स को लेकर यह सरकार जो उनकी PLI स्कीम है विफल हो चुकी है। दूसरे देश, चाहे वो वियतनाम हो, बांग्लादेश हो, वो आगे निकल चुके हैं। ये सरकार बोलती है मेक इन इंडिया, लेकिन उनको वीजा चाहिए चाइनीज टेक्नीशियंस के लिए। अलग अलग सरकारी विभाग सरकार के को गुहार लगाते हैं कि हमको और चाइनीज टेक्नीशियंस दीजिए। तो ये किस प्रकार का इकोनॉमी बना रहे हैं, जहां पे प्रोडक्ट्स है मेड इन इंडिया बट नॉट मेड बाय इंडियंस, मेड बाय चाइनीज। ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, ना सिर्फ चाइना को लेके, लेकिन विभिन्न अलग देशों के साथ। तो मैन्युफैक्चरिंग में, रोजगार में, महंगाई में, रेल और हवाई जहाज के यातायात में पूरी तरीके से विफल। छोटा दुकानदार आज मर रहा है, घिस रहा है, वो चाहे सूरत में हो या अहमदाबाद में हो या राजकोट में हो। और ये मैं आपको भविष्यवाणी दे दूं कि आने वाले गुजरात के निर्वाचन में ये छोटे जो दुकानदार हैं सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, ये करारा जवाब भाजपा को देंगे। करारा जवाब भाजपा को मिलने वाला है। आज ये कुछ बातें
आपके सामने हम रखना चाहते थे, क्योंकि जैसे कि मैंने ये कहा कि मोदी जी के दो अस्त्र, भय और भ्रम, और ये इकोनॉमिक सर्वे एक भ्रम का ये उदाहरण कि सब चंगा सी, कुछ नहीं। महंगाई, बेरोजगार, अगर उद्योग के क्षेत्र में भी देखें, इकोनॉमिक सर्वे बड़े बड़े कंपनियों का मुनाफा बढ़ता जा रहा है उसका उल्लेख करता है, लेकिन हायरिंग कितना हो रहा है? आईटी कंपनी में हायरिंग कितना हो रहा है? सब जगह हायरिंग फ्लैट, सब जगह। आज जिस प्रकार से नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, आज तो जितना आईटी सेक्टर, आउटसोर्सिंग सेक्टर में जितना पहले रोजगार होता था, आज उतना हायरिंग होता नहीं है। अगर सब चंगा सी तो डुंकी जैसी पिक्चर क्यों बनी? क्योंकि वो पिक्चर वास्तविक सच्चाई है। गुजरात से, जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, आज गुजरात से लोग किस प्रकार से नौकरी ढूंढते ढूंढते आज कहीं न्यूजीलैंड जा रहे हैं। अगर वीजा उनको कानूनी तरीके से नहीं मिलता तो वो ह्यूमन ट्रैफिकर्स के जाल में फंसकर अवैध तरीके से उनको विदेश में भेजा जा रहा है। अगर इकोनॉमिक सर्वे इतना ही अच्छा है तो भारत का युवा रशिया के में जाकर रशिया सेना में क्यों भर्ती ले रहा है? अगर वास्तविक स्थिति इतनी ही अच्छी है तो लोग आज इजराइल में क्यों जाके नौकरी ढूंढ रहे, जहां पे इजराइल और पैलेस्टाइन का जंग हो रहा है? अगर इतना ही अच्छा है तो यहां से लोग आज नौकरी ढूंढने बाहर क्यों जा रहे हैं? अगर इतना हमारा अच्छा इकोनॉमी हो रहा होता तो बाहर से लोग यहां पे आते, लेकिन उल्टा हो रहा है, पलायन हो रहा है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। तो ये वास्तविक स्थिति है। और आपसे सवाल आएगा कि अब बजट में क्या अपेक्षा करते हो? मैं कुछ नहीं अपेक्षा करता। मैं इस सरकार से देश के हित में कुछ आएगा, कुछ नहीं अपेक्षा करता। हां, मैं ये जानता हूं कि अडानी जी, अंबानी जी जहां पर निवेश करना चाहते हैं उनको मदद करने के लिए यह सरकार कल और नीति लाएगी। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, देश का वित्तीय बजट देश के गरीब और मध्यम वर्ग के अनुसार नहीं, ये अडानी, अंबानी और जो 8-9 और बड़े उद्योग हैं उनको कहां अपना पैसा निवेश करना है, उनके अनुसार ये नीति बनाते हैं। बाकी मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में कोई रिहाई आने नहीं वाला, और जो बेरोजगार और किसान हैं उनको भी बजट में अच्छे अच्छे स्लोगन्स मिलेंगे। स्लोगन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अमित शाह जी ने तो उनको पकोड़े तलने के लिए सुझाव दिया है। क्या आज अमित शाह जी आज भी ये कहेंगे कि पकोड़े तलो? तो मैं इनसे कुछ नहीं अपेक्षा करता। जो ये करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे। अडानी, अंबानी और वो 8-9 जो बड़े उद्योग हैं उनके अनुसार उनको कहां का निवेश करना है, वो क्या कान में फुसफुसाते हैं, वही उस प्रकार का बजट आएगा, वही बजट आएगा। और आज कल जो बजट आएगा, 2 महीने बाद आप देखेंगे कि कोई बड़ा उद्योगपति उसी क्षेत्र में निवेश कर रहा है। पीएलआई आएगा तो वो पीएलआई में वो करेंगे। लेकिन आपको, हमको ट्रेन में, रेल में, किसान को एमएसपी में, खाने के महंगाई में, छात्रों को उनके एमबीबीएस की फीस कम हो, इस हायरिंग और बढ़े, इस प्रकार की कोई भी सुविधाएं आप आशा भी मत करिए। लेकिन हम अब बस ये आशा कर सकते हैं कि आपकी आवाज विपक्ष उठाएगा, राहुल गांधी जी उठाएंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उठाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।